Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, ये आज का हमारा आखिरी टॉपिक है जो कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड है और इसमें आज हम जो क्लास डिस्कस करने लगे हैं वो है पॉलीसेकेराइड्स। तो पॉलीसेकेराइड्स के नाम से क्या जाहिर है, पॉली मैनी को कहा जाता है, मैनी, और सेकेराइड मोनोसेकेराइड से छोटे छोटे जो कार्बोहाइड्रेट के यूनिट है उससे रिलेटेड है। यानी आप कह सकते हैं जो शुगर यूनिट है वो सेकेराइड्स कहलाते हैं। तो कोई भी ऐसी कार्बोहाइड्रेट जो बहुत ज़्यादा काफ़ी सारे मोनोसेकेराइड से मिलके बना वो पॉलीसेकेराइड कहलाएगा। उसके बाद कुछ जनरल करैक्टर है कि दे आर द मोस्ट कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, कि ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट की जो तीन बड़ी कैटेगरीज हैं, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। सबसे ज़्यादा नेचर में पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट पॉलीसेकेराइड्स हैं। उसके बाद यूजुअली इनके अंदर मोनोसेकेराइड जब आपस में अटैच होते हैं तो ब्रांचेस की शक्ल में अटैच होते हैं और टेस्टलेस होते हैं। तो सबसे ज़्यादा स्वीट होते हैं मोनोसेकेराइड, उसके बाद ओलिगोसेकेराइड थोड़े उससे कम स्वीट होते हैं, और जो पॉलीसेकेराइड है वो टेस्टलेस होते हैं। और मालिक्यूलर वेट इनका ज़्यादा होता है क्योंकि काफ़ी सारे मोनोसेकेराइड यहाँ जुड़ रहे होते हैं। और जब भी ये हाइड्रोलाइसिस इनकी की जाती है तो ज़्यादातर जो मोनोसेकेराइड इनकी हाइड्रोलाइसिस से रिलीज होते हैं वो ग्लूकोज होते हैं। यानी आप कह सकते हैं पॉलीसेकेराइड्स की जब हाइड्रोलाइसिस की जाती है तो मेजॉरिटी ऑफ पॉलीसेकेराइड्स के अंदर जो यूनिट है वो ग्लूकोज ही है। और पॉलीसेकेराइड बनते कैसे हैं, जब काफ़ी सारे मोनोसेकेराइड आपस में जुड़ेंगे, और जुड़ेंगे किसके ज़रिए से, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अच्छा, यहाँ अगर ऑब्जेक्टिव पूछ लिया जाए कि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की नेचर क्या है, ये अगर एमसीक्यूज आ जाए, ये कोवलेंट इन नेचर है, ये आयनिक इन नेचर है, ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, ये आप कह सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, तो इसका आंसर ये होगा कि ये कोवलेंट इन नेचर है। उसके बाद इसकी एग्जांपल आ जाती हैं, तो 7 बड़ी एग्जांपल है जो आपकी बुक में डिस्कस की गई है। स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, काइटिन, एगर, डेक्स्ट्रिन, पेक्टिन। तो ये एमसीक्यूज के लिहाज से इंपॉर्टेंट। अच्छा, काइटिन, बाज़ स्टूडेंट इसको क्यूटिन के साथ मिला देते हैं। अब क्यूटिन लिपिड्स की कैटेगरी है, काइटिन पॉलीसेकेराइड है। और काइटिन होती क्या है, सेल वॉल ऑफ द, जो हमारे पास सेल वॉल ऑफ द फंगल सेल, फंजाई की जो सेल वॉल है वो किससे बनी होती, काइटिन। तो आपने ये बात जहन में रखनी है, काइटिन ये पॉलीसेकेराइड की एक टाइप है, पॉलीसेकेराइड की एक टाइप है। तो ये मुख्तलिफ किस्म की एग्जांपल्स हैं जो आपकी बुक में मेंशन, इन 7 में से 3 है जिनकी एक्सप्लेनेशन आपकी बुक में दी गई है। तो इनको वन बाय वन हम डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टार्च, स्टार्च क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट की टाइप है। बेसिकली जो प्लांट है वो कार्बोहाइड्रेट जिस प्रोसेस के ज़रिए से बनाते हैं उसको हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। अच्छा, फोटोसिंथेसिस में जो कार्बोहाइड्रेट है वो हमेशा ज़रूरत से ज़्यादा बनते हैं। आप कह सकते हैं जितनी प्लांट की रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट बनाए जाते हैं। तो प्लांट क्या करते हैं, जो अपनी रिक्वायरमेंट जब उसकी पूरी हो जाती है तो बाकी कार्बोहाइड्रेट को यूजुअली वो स्टार्च की शक्ल में स्टोर करता है। ठीक है, और स्टोर किस स्ट्रक्चर में करते हैं, फ्रूट्स की शक्ल में, जो सीड्स हैं सीड के अंदर स्टोर कर देते हैं, या ग्रेन्स जो दाने होते हैं जैसे गंदम का दाना है या मकई का दाना है, या फिर ट्यूबर्स। ट्यूबर्स के बारे में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ट्यूबर बेसिकली वो स्ट्रक्चर होता है जो रूट में लगता है और फूड को स्टोर करता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनमें स्टार्च स्टोर हो सकती है। अच्छा, कुछ फ्रूट ऐसे हैं जिनमें स्टार्च ज़्यादा होती है, कुछ में कम होती है, लेकिन होती तकरीबन काफ़ी सारे फ्रूट्स के अंदर है। उसके बाद इंपॉर्टेंस की बात अगर हम करें तो हम जैसे एनिमल के जो बॉडी है वो कार्बोहाइड्रेट खुद नहीं बना सकती क्योंकि एनिमल की बॉडी फोटोसिंथेसिस नहीं करती। तो फिर अगर एनिमल को कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत पेश है तो वो कहाँ से लेते हैं, तो ये वाले जो स्ट्रक्चर है, फ्रूट्स खाएंगे ख़ासतौर पे जैसे इंसान है, या बीज खाएंगे या ट्यूबर्स खाएंगे, प्लांट को खाएंगे, तो ये सारी की सारी चीज़ें एनिमल की कार्बोहाइड्रेट की रिक्वायरमेंट पूरी करती हैं। तो ज़्यादातर जो स्टार्च स्टोर होती है, इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट फॉर एनिमल्स, एनिमल के लिए सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट बनता है। उसके बाद हाइड्रोलाइसिस है, जब इसको हाइड्रोलाइज किया जाता है तो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं। हाँ, एक हमारे पास टेस्ट है जो इसको बता देता है, जैसे कोई आपके पास एक सोल्यूशन आया
और कोई आपसे पूछना चाहते हैं ये सोल्यूशन है कौन से कार्बोहाइड्रेट का, तो आप इसमें आयोडीन का सोल्यूशन डाल दें। अगर ब्लू कलर आ जाए तो स्टार्च होगी, तो ब्लू कलर हमेशा आयोडीन के टेस्ट के साथ स्टार्च देती है। आगे टाइप्स हैं, दो टाइप्स हैं, एक को अमाइलोज कहा जाता है, अमाइलोपेक्टिन कहा जाता है। दोनों में फर्क क्या है? अगर ग्लूकोज के मॉलिक्यूल एक चेन में आपस में जुड़े तो ये अमाइलोज का स्ट्रक्चर बनाती। अगर ग्लूकोज के मॉलिक्यूल चेन के साथ साथ ब्रांचेस भी बना रहे होते तो ये अमाइलोपेक्टिन कहलाते हैं। अमाइलोज तो ये थोड़ा सिंपल स्ट्रक्चर रखती है और ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर रखती है। और हमने डिस्कस किया जो जितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता जाएगा उसकी सॉल्युबिलिटी पानी के अंदर कम होती जाएगी। अमाइलोज चूंकि थोड़ा सा सिंपल है एज कंपेयर टू अमाइलोपेक्टिन, तो इस वजह से ये कोल्ड वाटर में तो सॉल्युबल नहीं है, लेकिन आपने देखा होगा कि बाज़ दफ़ा जब पानी को गर्म किया जाता है पानी के अंदर जो सॉल्युबिलिटी है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। जैसे आप अगर पानी के अंदर चीनी को मिक्स करते तो एक वक्त ऐसा आएगा कि जो चीनी है वो पानी में हल होना बंद हो जाएगी, लेकिन अगर आप उसको मज़ीद गर्म करें तो चीनी दोबारा हल होना शुरू हो जाए। तो इसका मतलब है कि गर्म करने से बाज़ दफ़ा सॉल्युबिलिटी की जो प्रॉपर्टी है पानी की वो बढ़ना शुरू हो जाती है। इस वजह से चूंकि ये थोड़े से सिंपल है एज कंपेयर टू अमाइलोपेक्टिन, तो जब पानी को गर्म किया जाता है तो ये पानी के अंदर क्या हो जाते हैं? सॉल्युबल हो जाते हैं। लेकिन अमाइलोपेक्टिन इतने कॉम्प्लेक्स हैं, चाहे वो कोल्ड वाटर हो या हॉट वाटर हो, ये हल ही नहीं होते। उसके बाद अगली जो हमारे पास क्लास है वो ग्लाइकोजीन है। हमने कहा कि प्लांट जब एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट उनके पास होते हैं तो प्लांट उसको स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। अगर एनिमल बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट ज्यादा आ जाए, जैसे इंसान ने थोड़ा ज्यादा खाना खा लिया तो उसकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट उस वक्त की रिक्वायरमेंट से ज्यादा हो गए, तो अब जो एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट हैं उनको फिर एनिमल हमेशा ग्लाइकोजन की शक्ल में स्टोर करते हैं। तो इस वजह से इसको एनिमल स्टार्च भी कहा जाता है। तो अक्सर ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए ऐसे पूछ लिया जाता है, डिस्कस द एनिमल स्टार्च। एनिमल स्टार्च को डिस्कस करें तो आपने किसको डिस्कस करना है? ग्लाइकोजन को, क्योंकि ग्लाइकोजन का दूसरा नाम क्या है? एनिमल स्टार्च। उसके बाद अकरेंस के तकरीबन हर एनिमल सेल में पाए जाते हैं, लेकिन ज्यादातर जो सेल्स हैं वो लिवर और मसल्स के हैं जिनमें ये ज्यादा पाए जाते हैं। मसल में क्यों ज्यादा पाए जाते हैं? क्योंकि मसल को ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है एज कंपेयर टू अदर सेल्स। और आपको पता है कि जब हमारे पास सोर्स ऑफ एनर्जी है वो कार्बोहाइड्रेट है, जो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है लिविंग सेल्स के लिए वो क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट होते हैं। इस वजह से मसल में ज्यादा है। लिवर में चूंकि ये कन्वर्शन हो रही होती है, जो कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो रहे होते हैं, इस वजह से लिवर के अंदर ग्लाइकोजन एज कंपेयर टू अदर सेल्स ये ज्यादा होते हैं। तो लिवर सेल में, मसल सेल में ये अबंडेंटली पाया जाता है, लेकिन इसकी जो नेचर है वो तकरीबन एनिमल के हर सेल में पाया जाता है। हाइड्रोलाइसिस, तो जब भी हम इसको हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल रिलीज होगा। सॉल्युबिलिटी, पानी में इनसॉल्युबल है, मॉलिक्यूल कॉम्प्लेक्स है तो पानी में इनसॉल्युबल है। आयोडीन टेस्ट अगर हम करेंगे तो रेड कलर शो करेगा। उसके बाद सेलुलोज है। दुनिया में यानी इस कुर्रे अर्ज पर जितनी भी कार्बोहाइड्रेट है सबसे ज्यादा जो पाए जाने वाली कार्बोहाइड्रेट है वो सेलुलोज है। और इसकी बेस्ट एग्जांपल हमारे पास कॉटन है जो प्योर सेलुलोज की शक्ल है। कोई आपसे कहे कि ऐसा कोई कंपाउंड बताएं, ऐसी कोई चीज बताएं जिसमें हो ही सेलुलोज, तो आप कॉटन को रेफर करेंगे। और प्लांट सेल में मेजर कंस्टिट्यूएंट सेलुलोज है। मेजर क्यों मैं कह रहा हूं? क्योंकि इसके अलावा काफी सारी और भी चीजें हैं जो प्लांट सेल वॉल में होती हैं, लेकिन मेजर जो कंस्टिट्यूएंट है वो सेलुलोज होता है। हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल यील्ड हो। उसके बाद सॉल्युबिलिटी बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, इस वजह से पानी में बिल्कुल ही हल नहीं होते। आगे डाइजेशन की बात करें, अच्छा ये बात यहाँ इस वजह से लिखी गई है क्योंकि अगर हमारी बॉडी में ग्लाइकोजीन है, हमारी बॉडी में स्टार्च है, तो हमारी बॉडी के पास कुछ अमाइलेजेस एंजाइम है जो उनको डाइजेस्ट कर देते हैं। ग्लाइकोजीन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं, स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं। तो लेकिन सेलुलोज एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जो ह्यूमन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में डाइजेस्ट नहीं होता। यानी हम जो सेलुलोज अगर हमारी बॉडी में चला भी जाए एज इट इज ये फीकल मैटर की शक्ल में बाहर आ जाता है। इन ह्यूमन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इट इज नॉट डाइजेस्ट। हर्बीवोर्स के अंदर भी नेचुरली उनके डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई ऐसा सेल नहीं है जो सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम बनाए, लेकिन नेचर ने उनको कुछ ऑर्गेनिज्म दे रखे हैं, यानी कुछ म्यूचुअलिज्म का रिलेशनशिप है जो सेलुलोज को डाइजेस्ट होने में मदद करते हैं।
तो हर्बीवोर्स के डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ यीस्ट है जो फंजाई है, कुछ बैक्टीरिया, प्रोटोजोन। प्रोटोजोन क्या है? प्रोटिस्ट हैं। तो ये क्या करते हैं, कुछ एक एंजाइम क्रिएट करते हैं जिसका नाम है सेलुलेज। तो आपने थोड़ा सा दोनों में फर्क है, अगर ओज आ जाए तो ये कार्बोहाइड्रेट है, अगर एज आ जाए तो ये प्रोटीन है यानी एंजाइम है। तो ये थोड़ा सा अपने डिफरेंस याद रखना है। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि व्हाट इज सेलुलेज, तो अक्सर स्टूडेंट जल्दी के अंदर क्या करते हैं, सेलुलोज के ऊपर नोट लिख देते हैं। तो सेलुलेज क्या करता है, सेलुलोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं। अच्छा, डाइजेशन का मतलब क्या होता है? डाइजेशन का लफ्जी मतलब होता है तोड़ना, ब्रेक डाउन। कंप्लीट डाइजेशन कब होगी? जब उसके बेसिक यूनिट बन जाए किसी भी कंपाउंड के, वो कंप्लीट डाइजेशन कहलाती है। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है वो मोनोसैकेराइड बनाते हैं, वो मोनोसैकेराइड बनाते। तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का मोनोसैकेराइड में कन्वर्ट होने ये क्या कहलाते हैं? कंप्लीट डाइजेशन कहलाते। जो प्रोटीन्स हैं वो अमाइनो एसिड बनाते हैं। तो प्रोटीन्स का यानी प्रोटीन जब डाइजेस्ट होती है अमाइनो एसिड बनते हैं, तो प्रोटीन का अमाइनो एसिड में कन्वर्ट होने ये कंप्लीट डाइजेशन कहलाते हैं। लेकिन अगर इस तरह हो, जैसे फॉर एग्जांपल स्टार्च जब हमारे स्लाइवा में स्लाइवा के जरिए से टूटती है तो पहले ये माल्टोज बनता है। अब माल्टोज एक डाइसैकेराइड है। अब इसको हम कहेंगे तो सही कि डाइजेशन हो गई है, लेकिन कंप्लीट डाइजेशन नहीं है। कंप्लीट डाइजेशन उस वक्त होगी जब मोनोसैकेराइड बनेगा। तो यहां से एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव मैं बता देता हूं, मोनोसैकेराइड्स चूंकि इनको हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता, इस वजह से दे कैन नॉट बी डाइजेस्ट, इनको मजीद डाइजेस्ट नहीं किया जा सकता। डाइजेशन के लिए जो ज्यादातर प्रोसेस इस्तेमाल होते हैं वो हाइड्रोलाइसिस है, हाइड्रोलाइसिस है। हाँ, अगर आप कहें कि जैसे ग्लूकोज है उसको हम कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में तोड़ते हैं, तो वो आप देखें कार्बन डाइऑक्साइड भी पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड नहीं है, वाटर भी पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड नहीं है। तो इसका मतलब है कि हमने जो बात की थी कि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन विच ऑन हाइड्रोलाइसिस, यानी उनकी हाइड्रोलाइसिस लाजमी की जाएगी। तो जब ग्लूकोज का मॉलिक्यूल तोड़ा जाता है तो इस ग्लूकोज का मॉलिक्यूल की तो हाइड्रोलाइसिस होती नहीं है। तो जिन मॉलिक्यूल की हाइड्रोलाइसिस ना हो उनकी डाइजेशन भी नहीं होती। तो ये एक थोड़ा सा इंटीटेस्ट के हवाले से एक बात जहन में आ गई थी तो आपके सामने रख दी। तो हर्बीवोर्स के अंदर सेलुलेज एंजाइम होते हैं जो सेलुलोज को किस में कन्वर्ट कर होते हैं। अब ये जो ग्लूकोज बनता है ये खुद भी इस्तेमाल करते हैं ये ऑर्गेनिज्म, और साथ के साथ हर्बीवोर्स को भी देते हैं। इस तरह दोनों को फायदा होता है। हर्बीवोर्स इनको क्या फायदा पहुंचाते हैं? इनको सेलुलोज प्रोवाइड करते हैं, एनवायरनमेंट से सेलुलोज लेके यीस्ट, बैक्टीरिया और प्रोटोजोन को प्रोवाइड करते हैं। तो इनका भी फायदा हो जाता है कि बैठे बैठाए घर के अंदर इनको चीज मिल जाती है, और इसको ये फायदा हो जाता है कि इसको तोड़ने की जहमत नहीं करनी पड़ती है, खुद तोड़ के इसको ग्लूकोज, अब ग्लूकोज फिर इस्तेमाल करेंगे ये हर्बीवोर्स। उसके बाद आयोडीन अगर टेस्ट हो तो ये कोई कलर शो नहीं करते। तो एक क्वेश्चन आ जाता है कि डिफाइन आयोडीन टेस्ट या व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ आयोडीन टेस्ट। तो इसका जवाब ये होगा, इट इज यूज टू डिफरेंशिएट डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट। तो ये वो टेस्ट है जिसके जरिए से हम फर्क चेक कर सकते हैं ये जो सोल्यूशन दिया गया है ये किस कार्बोहाइड्रेट का है। अगर रेड कलर हो तो ग्लाइकोजन है, अगर ब्लू कलर आ जाए तो फिर स्टार्च है, अगर कोई कलर चेंज ना हो तो वो सेलुलोज होगा। तो ये आज हमारा आखिरी टॉपिक था जो कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड है। इसमें से भी ज़्यादातर इस शॉर्ट क्वेश्चन की वर्थ सबसे ज़्यादा है कि अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन और आयोडीन टेस्ट की वर्थ, ये दो शॉर्ट क्वेश्चन है जो सबसे ज़्यादा इस यानी टॉपिक से पूछे जाते हैं। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़। Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates.